नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, किसी नेता के नेतृत्व में पार्टी 2 बार 3 बार चुनाव लड़ती है और पार्टी हार जाती है, या जिस गठबंधन का नेतृत्व वह नेता कर रहा है और गठबंधन हार जाता है, तो वह स्वीकार कैसे करेगा कि उसके नेतृत्व में गठबंधन या पार्टी हार गई है और एक नहीं कई इलेक्शन हार जाती है। और यहाँ तक कि नहीं, वो 2 से 3 बार लोकसभा का चुनाव हारते हैं और राज्यों के विधानसभा के भी चुनाव पार्टी हारती है। इसलिए सबसे अच्छा काम है अपनी अकार्यक्षमता और अयोग्यता को छिपाने के लिए ईवीएम पर इसका भांडा फोड़ दो। और देश में यही हो रहा है। ईवीएम का जिन्न बार बार अपने पिटारे से निकलकर ये देश के सामने आ रहा है। तो दोस्तों, आज इसी के विषय पे हम बात करेंगे। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भारत में सबसे पहली बार ईवीएम मशीन का उपयोग केरल की विधानसभा के उपचुनाव में किया गया। यह पूर्व के विधानसभा के उपचुनाव में किया गया और यह एक प्रायोगिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया। ईवीएम मशीन का सार्वजनिक तौर पर पहली बार 2004 में लोकसभा के चुनाव में किया गया। तब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और बीजेपी की सरकार केंद्र में थी। और हम सबको पता है 2004 में बीजेपी हार जाती है और यूपीए की सरकार आती है, जिसके बाद कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2009 में फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं और इस बार भी बीजेपी हारती है और यूपीए जीतता है और कांग्रेस के ही डॉक्टर मनमोहन सिंह यह देश के दूसरी बार पंत प्रधान बनते हैं। इस तरह यूपीए की सरकार लगातार 10 साल देश में रही और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। तब भी हालांकि बीजेपी ने भी कई बार ईवीएम मशीन्स पर प्रश्न उपस्थित किए हैं, उस पर शंका व्यक्त की है। बीजेपी भी इससे अलग नहीं है। लेकिन 2014 के लोकसभा के चुनाव होते हैं और इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और जिस तरह बीजेपी की जीत होती है, उसके बाद नियमित रूप से रह रहकर ईवीएम मशीन्स पर प्रश्न उपस्थित किए जा रहे, इस पर शंका व्यक्त की जा रही है। ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ और धांधली के आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है। बीजेपी आज देश में लोकसभा के लगातार 3 चुनाव जीत चुकी है, 2014, 2019 और 2024 में। इसके साथ ही विधानसभा के भी कई राज्यों के चुनाव बीजेपी जीत चुकी है और 2014 के बाद देश में ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सत्ता रही है। जून 2017 में चुनाव आयोग ने नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में सभी पार्टियों को एक चुनौती दी थी कि वे मुख्यालय में आए और ईवीएम मशीन हैक कर कर बताए। चुनाव आयोग करीब 2 दिन तक इंतजार करता रहा, लेकिन एक भी राजनीतिक पार्टी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करती है और चुनाव आयोग के मुख्यालय कोई भी नहीं जाता है। अब यहाँ यह प्रश्न है कि इन पार्टियों के पास इतनी तकनीक के व्यक्ति होने के बावजूद यह चुनाव आयोग की चुनौती स्वीकार क्यों नहीं करते और वहाँ जाकर वे जो कहते हैं कि ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है, उसमें गड़बड़ी की जा सकती है, वे वहाँ जाकर क्यों नहीं बता सके। चुनाव आयोग कई बार स्पष्ट कर चुका है कि ईवीएम मशीन में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसमें कोई ब्लूटूथ, वाईफाई या इंटरनेट नहीं है, इसे किसी भी तरह से हैक किया नहीं जा सकता है। और भारत की ईवीएम मशीन यह पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है। यहाँ तक कि कई पार्टियाँ ईवीएम मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई और इसी की वजह से 2019 में लोकसभा के चुनाव के दौरान वीवीपैट लागू किया गया और हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के क्षेत्र में 10% वीवीपैट की गिनती की जाती है। 2024 के बाद भी कुछ पार्टियां और कुछ संस्थाएं
सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को स्वीकार करने से मना कर दिया और इनको फटकार लगाते हुए कहा कि भारत का ईवीएम और वीवीपैट सुरक्षित है। और इन विपक्षी पार्टियों को यहाँ तक कहा कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहते, तब ईवीएम अच्छा है, और जब हार जाते हैं तो आप ईवीएम पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये कहाँ तक सही है? अभी कल फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ईवीएम और चुनाव आयोग पर कुछ प्रश्न उपस्थित किए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और एक्स पर भी पोस्ट कर यह प्रश्न उपस्थित किए हैं। राहुल गांधी ने कुल 4 मुद्दे इसमें उपस्थित किए हैं। राहुल गांधी ने यह कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव यह एक अच्छा उदाहरण है चुनाव चुराने का। उन्होंने इसके लिए 5 मुद्दे सामने रखे हैं। पहला मुद्दा है, चुनाव आयोग के गठन के दौरान ही सरकार चुनाव आयोग को कब्जे में ले लेती है। दूसरा मुद्दा है, बोगस मतदार यादी में घुसाना। भारी संख्या में महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के दौरान बोगस मतदार वोटिंग लिस्ट में जोड़े गए, ऐसा उनका आरोप है। तीसरा उनका मुद्दा है, मतदान के प्रतिशत को ज़्यादा या फुगाकर बताना। चौथा उनका मुद्दा है, जहां बीजेपी को जीत की ज़रूरत है वहां बोगस मतदान ज़्यादा संख्या में कराना। और 5वां मुद्दा उन्होंने उपस्थित किया है, क्या इन सभी के सबूतों को छिपाना, यहाँ तक कि सीसीटीवी तक नहीं दिए गए। उनका यहाँ तक कहना है, कुछ प्रश्न जब चुनाव आयोग से पूछे गए तो चुनाव आयोग ने इनका जवाब नहीं दिया। इसके लिए वे महाराष्ट्र में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़े देते हैं। महाराष्ट्र के लोकसभा के चुनाव विधानसभा चुनाव के 5 महीने पहले होते हैं। उनका कहना है कि इन 5 महीनों में विधानसभा चुनाव के दौरान 41 लाख वोटर बढ़े हैं, और इतनी संख्या में वोटर बढ़ने पर उन्होंने शंका व्यक्त की है। और अपनी बात पुख्ता करने के लिए वे विदर्भ की कामठी सीट का उदाहरण देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1.36 लाख वोट मिलते हैं और बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलते हैं, और इसमें कांग्रेस जीतती है। वहीं 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा में कांग्रेस को 1.34 लाख वोट मिलते हैं, तो बीजेपी को 1.75 लाख वोट मिलते हैं। इसमें 56,000 वोट लोकसभा से विधानसभा में बीजेपी को ज़्यादा मिले, यहाँ वे प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में द हिंदू ने भी एक अब स्टडी की है। महाराष्ट्र में 2004 से ही यह लोकसभा और विधानसभा के बीच 5 से 6 महीने का अंतर रहा है। पिछले 5 लोकसभा और विधानसभा का इन्होंने अभ्यास किया है। इसमें उन्होंने यह बात सामने रखी है कि हर बार 5 लोकसभा चुनावों के बाद जो विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होता है, 5 बार मतदार की संख्या बढ़ी है, क्योंकि स्थानिक तौर पर विधानसभा में पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा मतदान कराने पर जोर देते हैं। यहाँ यह भी समझना पड़ेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश में एक नैरेटिव चला था कि बीजेपी अगर बहुमत में आती है तो देश की घटना बदल दी जाएगी, और यह काम कर गया। हम सब ने देखा है, इसकी वजह से बीजेपी को काफ़ी झटका लगा है और उसकी सीटें भी कम हुई है। दूसरा यह कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में माझी लाड़की बहन यह योजना शुरू की गई, और यह एक काफ़ी लोकप्रिय योजना रही, और महिलाओं का खासकर अच्छा समर्थन इस सरकार को मिला। लेकिन कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जानकारों का ऐसा मत है कि लाड़की बहन योजना का महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को जिताने का बहुत बड़ा काम किया है।
और हम सबको पता है महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में से एनडीए ने लगभग 231 सीटें जीती है। राहुल गांधी इस पर तो कुछ नहीं कहते जिस पर उनकी पार्टी या विपक्ष ने जीत हासिल की है। कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना में विपक्षी पार्टियां जीती हैं। क्या वहाँ ईएम सब अच्छे थे? और अगर राहुल गांधी के पास पुख्ता सबूत है तो वे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? वे ये बातें मीडिया में क्यों बता रहे? क्योंकि आपके पास अगर पुख्ता सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस याचिका को दाखिल करके लेना पड़ेगा। और अगर राहुल गांधी के आरोपों में तथ्य नहीं है और ईवीएम मशीन्स यह पारदर्शी है और सुरक्षित है और इसमें कोई गड़बड़ी या हैक किया नहीं जा सकता है, तो मेरा उनसे प्रश्न है, क्या आप जनता ने दिए हुए जनमत का अनादर, अपमान नहीं कर रहे? और यह आप और विपक्ष बार बार करता आ रहा है। यह पहले जैसा मैंने कहा उसी तरह है, अपनी असफलता छिपाना और इसका ठिकरा ईवीएम मशीन्स पर फोड़ दो। कोई नेता कैसे मान्य करेगा कि जनता ने हमें नकार दिया है? दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट करके बताइए। और अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।